हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। तो आज हम पढ़ेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। इसके पिछली कक्षा में हमने पढ़ा टेंस के बारे में, और टेंस के 3 भाग होते हैं, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और प्रत्येक टेंस के 4-4 भाग होते हैं। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग, पास्ट टेंस के 4 भाग और फ्यूचर टेंस के 4 भाग। प्रेजेंट टेंस के 4 भाग कौन कौन से होते हैं? प्रेजेंट टेंस का पहला भाग होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा होता है प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा होता है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा होता है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। ओके। इसी प्रकार से पास्ट टेंस के 4 भाग होते हैं, पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस और पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। इसी प्रकार से तीसरा जो भाग है फ्यूचर टेंस, उसके भी 4 भाग होते हैं, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, तीसरा है फ्यूचर परफेक्ट टेंस, चौथा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो आज हम प्रेजेंट टेंस का पहला भाग, जिसका नाम है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, उसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। क्या है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस? इसको क्या बोलते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। इसे क्या बोलते हैं? अपूर्ण वर्तमान काल। क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? वर्तमान। प्रेजेंट मीन्स क्या होता है? वर्तमान। इंडेफिनिट मतलब होता है अपूर्ण या अनिश्चित। टेंस मीन्स काल। तो इसका हिंदी में मतलब हो गया अपूर्ण वर्तमान काल। ठीक है। अब जो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है, हम कैसे पहचानेंगे कि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है? ठीक। क्यों? क्योंकि हम हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीख रहे हैं टेंस के माध्यम से। तो हम कैसे पहचानेंगे कि ये जो कोई वाक्य लिखा हुआ है वो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वाक्य है? तो इसकी पहचान है। पहचान क्या होती है? हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ आदि आते हैं। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के वाक्यों के अंत में क्या आता है? ता है, ती है, ते हैं, ताहूँ आदि आता है। और इसके साथ साथ क्या होता है? इस टेंस में हैबिचुअल एक्शन क्या होता है? हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन में क्या होता है? आदत संबंधित कार्य। क्या होता है? आदत संबंधित कार्य। जैसे मैं स्कूल जाता हूँ, मैं खाना खाता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं क्रिकेट मैच खेलता हूँ। ये क्या है? हमारे हैबिट में। मैं नहाता हूँ, ठीक है, खाना खाता हूँ। इस प्रकार के वाक्य होते हैं हैबिचुअल एक्शन। और इसके साथ साथ क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है? यूनिवर्सल ट्रूथ ये क्या होता है? सार्वभौमिक सत्य। मीन्स ऐसा वाक्य जो सदा सत्य रहने वाले वाक्य होता है। जैसे कि हम बोल सकते हैं कि सूर्य पूरब में निकलता है, सूर्य पूरब में निकलता है और पश्चिम में डूबता है। इस प्रकार के वाक्य क्या होते हैं? यूनिवर्सल ट्रुथ होते हैं। तो ये इस प्रकार के वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का होगा। कैसे? वाक्य के अंत में ता, ती, ते हैं और आदत संबंधी कार्य होंगे और यूनिवर्सल ट्रुथ वाले वाक्य होंगे। ठीक है। तो इस प्रकार के टेंस को हम क्या बोलते हैं? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। पहचान क्या होती है? लिखा हुआ है। ठीक है। जैसे एक वाक्य मुकेश स्कूल जाता है, मुकेश स्कूल जाता है, वह एक पत्र लिखता है। तो इस प्रकार के वाक्य क्या हो जाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। कैसे? वाक्य के अंत में ता है, वाक्य के अंत में क्या है? ता है। इसमें क्या है? ता है। ठीक है। तो ता इसकी पहचान होती है। ठीक है। तो ये किस टेंस का वाक्य है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। ठीक है। तो सबसे पहले हमें टेंस को पहचानना है कि वो किस टेंस में लिखा हुआ है। फिर उसके बाद हम उस वाक्य को इंग्लिश में ट्रांसलेट करेंगे। तो ट्रांसलेट करने का एक नियम होता है। यह होता है, एक नियम होता है। ठीक है। उससे पहले हमें पहचानना है कि ये जो वाक्य लिखा हुआ है उसमें 3 चीज़ें होती हैं, कर्ता, क्रिया और कर्म। क्या होता है? कर्ता, क्रिया, कर्म। कर्ता मीन्स सब्जेक्ट, क्रिया मीन्स वर्ब, कर्म मीन्स ऑब्जेक्ट। कोई भी हिंदी में सेंटेंस लिखा होगा उसमें मेन रूप से 3 चीज़ें होती हैं, सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट बोलते हैं कर्ता, ऑब्जेक्ट बोलते हैं कर्म, वर्ब को बोलते हैं क्रिया। ठीक है। तो इसमें मुकेश है, मुकेश लिखा है, इसमें वह लिखा हुआ है। ठीक है। तो ये इस सेंटेंस में, इस वाक्य में हम मुकेश एक कोई लड़का जिसके बारे में हम बात करते हैं, जिसके बारे में हम बताते हैं कि मुकेश स्कूल जाता है। ठीक है। अब सब्जेक्ट मीन्स कर्ता क्या होता है? तो कर्ता हमें पहचानेंगे सेंटेंस में वह व्यक्ति, वह पर्सन जिसके बारे में हम बात करते हैं। क्या करते हैं? जिसके बारे में बात करते हैं या जिसके बारे में हम कुछ बताते हैं, या वो उस सेंटेंस में कुछ क्रिया करता है, वो हमारा सेंटेंस का क्या हो जाएगा? कर्ता हो जाएगा। ठीक है। और वो जो क्रिया करता है, क्रिया मतलब क्रिया इसमें क्या है? जाना। जाना। जैसे बाई अन्नपूर्णम चलते हैं,
ठीक है। तो जाना क्या होगा, क्रिया हो गया। कहाँ जाता है, स्कूल। स्कूल क्या है, एक फिक्स प्लेस है, ठीक है। तो मुकेश इसमें हमारा क्या हो जाएगा, कर्ता, स्कूल क्या हो जाएगा, कर्म, क्योंकि ये फिक्स स्थान है, कहाँ जा रहा है, स्कूल जा रहा है। जाना क्या होगा, क्रिया, गो, ठीक। तो अब इसे अनुवाद करने का नियम क्या है, पहला नियम क्या है, सब्जेक्ट लिखते हैं, मीन्स कर्ता, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसमें यस या यस ऐड करते हैं, प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी, ठीक है। तो ये सिंपल सेंटेंस का अनुवाद करने के नियम है। पहले क्या लेंगे, सब्जेक्ट को हिंदी बोलते हैं कर्ता, फिर V1 लिखा हुआ मतलब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, उसमें यस या यस ऐड करते हैं अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, प्लस ऑब्जेक्ट माने कर्म, ईटीसी मतलब इत्यादि। तो इस सेंटेंस का हम अंग्रेजी में अनुवाद कैसे करेंगे, सब्जेक्ट क्या है, मुकेश, तो मुकेश लिखे, मुकेश और जाना, इसमें जाना क्या हो, क्रिया। तो जाना किस क्या होता है, गो, क्या होता है, गो, ठीक है। कहाँ जाता है, टू स्कूल, कहाँ जाता है, टू स्कूल। और मुकेश एक वचन करता है, क्या है, एक वचन मतलब सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, तो इसमें ES जोड़ दिए, क्या हो गया, ES जोड़ दिए, तो मुकेश गोज टू स्कूल, क्या हो जाएगा, मुकेश गोज टू स्कूल। तो ये हिंदी में वाक्य है। हम हिंदी के वाक्यों को अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना सीखते हैं, तो ये इसका इंग्लिश हो गया। इसका क्या हो जाएगा, और वह देखिए वह, अब यहाँ पे हमने मुकेश में एक लड़के का नाम लिया गया और यहाँ पे नाम ना लेकर के वह कह दिया गया, क्या बोल दिया गया, वह। तो वह किसके स्थान पर प्रयोग किया गया, मुकेश। तो यहाँ पे वह शब्द क्या है, सब्जेक्ट का काम करता है, इसलिए ये हमारा क्या हो जाएगा, कर्ता। तो वह की स्पेलिंग क्या होती है, ही, क्या होती है, ही। इसके बाद क्या आएगा, क्रिया, अकॉर्डिंग टू नियम। क्रिया क्या है, लिखना का माने होता है राइट, क्या होता है, राइट। अब एक वचन है तो इसमें राइट्स लगा दिए, क्या लिखता है, ए लेटर, क्या लिखता है, ए लेटर। ये ट्रांसलेट हो गया, ही राइट्स अ लेटर, ही माने वाह, राइट्स माने लिखता है, ए माने एक, लेटर माने पत्र। तो ये हिंदी में वाक्य लिखा था, इसका अंग्रेजी में ट्रांसलेट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से और हम हिंदी में जो वाक्य होंगे उनको ट्रांसलेट करना सीखेंगे, ठीक है। इसको इरेज करते हैं, इसके आगे स्टेप लिखते हैं। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अब आप पूछ सकते हैं कि सब्जेक्ट हमारा किसी के साथ क्रिया का फर्स्ट फॉर्म लिखा जाता है, किसी का क्रिया के ES लिखते हैं, किसी में फर्स्ट फॉर्म, ठीक है। जैसे दूसरे प्रकार के हम देखते हैं एग्जाम्पल, तुम बाजार जाते हो, तुम बाजार जाते हो। तो कौन सा वाक्य हो गया, किस टेंस का वाक्य हो गया, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का, क्यों, क्योंकि वाक्य अंत में ता है, ठीक है। अब इसमें कर्ता क्या हो जाएगा, तुम, ये हमारा क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट, क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट। बाजार क्या हो जाएगा, हमारा ऑब्जेक्ट, और जाना क्या होगा, क्रिया। तो यू की स्पेलिंग क्या हो गई, तुम की यू, और जाना क्या, गो टू मार्केट, ठीक है। ये ट्रांसलेट हो गया, यू गो टू मार्केट। इसके पहले वाले वाक्य आपने देखा, मैंने उसमें गो में ES जोड़ दिया, गोस लगा दिया, इसमें केवल गो है, ठीक है। तो कुछ सब्जेक्ट जो सिमिलर सब्जेक्ट होते हैं उनके साथ हम क्रिया फर्स्ट फॉर्म, क्रिया का जो सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट होते हैं क्रिया के साथ यस लगाते हैं, और जो बहुवचन करता होते हैं वो क्रिया केवल फर्स्ट फॉर्म लिखी जाती है। हमें नोट करके लिखना है, इसके साथ मुख्य क्रिया में या क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ते हैं और किसके साथ नहीं जोड़ते हैं, ये नोट में लिखेंगे। तो जैसे ही हो गया, ठीक है, सी हो गया, या इट हो गया, या आपका सिंगुलर मतलब क्या होता है, एक वचन, क्या होता है, एक वचन। सिंगुलर नंबर प्रॉपर नाउन मतलब होता है अ पार्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग, मतलब एक विशेष व्यक्ति, वस्तु या स्थान। और सिंगुलर मतलब एक वचन, मतलब ही हो आ जाए, सी आ जाए, इट आ जाए, या किसी एक व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या स्थान का नाम आ जाए, तो इसके साथ क्या करते हैं, क्रिया,
V1, V1 को क्या बोलते हैं? क्रिया। V1 में हम क्या करेंगे? V1 में यस या यस जोड़ देते हैं। क्या कर देते हैं? जोड़ देते हैं। कब जोड़ते हैं? जब कर्ता हमारा, सब्जेक्ट हमारा ही हो, सी हो, इट हो, या सिंगुलर मतलब एक वचन का हमारा कर्ता हो, नाम हो, वस्तु हो या स्थान हो, उसके साथ हम V1 मतलब क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस जोड़ देते हैं। जैसे पहले एग्जाम्पल में हमने देखा कि वह एक पत्र लिखता है, मुकेश स्कूल जाता है, ठीक है। और इसी प्रकार से दूसरा स्टेप क्या है? जब आई हो या यू हो या वी हो या दे, इसके साथ या प्लूरल नंबर मतलब होता है बहुवचन। प्रॉपर नाउन मीन्स किसी विशेष व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम। प्लूरल मतलब होता है एक से अधिक। जब एक से अधिक किसी व्यक्ति के बारे में बात हो, वस्तु के बारे में बात हो या स्थान के बारे में बात हो, या आई लिखा हो, यू लिखा हो, वी लिखा हो, दे लिखा हो, उसके साथ क्या करते हैं? के साथ हम क्या करते हैं? के साथ V1 का प्रयोग करते हैं। V1 का प्रयोग करते हैं। V1 मतलब होता है क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। क्या होता है? क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। जैसे फॉर एग्जाम्पल, तुम बाजार जाते हो, तो तुम की स्पेलिंग क्या होगी? यू, ठीक है। इसमें यू आ गया, इसमें लिखा गया क्रिया का फर्स्ट फॉर्म ही इस्तेमाल करेंगे, उसमें यस या यस नहीं जोड़ते हैं, ठीक है। ओके, इतना क्लियर हुआ? अब इसके बाद आपका क्या आएगा? नेगेटिव सेंटेंस। क्या आएगा? नेगेटिव सेंटेंस। आई होप इतना आपको समझ आया होगा कि अगर सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, एक वचन है, या ही, सी, इट आए, तो उसमें क्रिया के फर्स्ट फॉर्म में हमें यस या यस जोड़ते हैं। अगर हमारा सब्जेक्ट बहुवचन है, आई, यू, वी, दे हो, तो उसके साथ क्रिया में हम यस यस नहीं जोड़ते हैं, केवल वही फर्स्ट फॉर्म ही रहती है, ठीक है। आई होप आपको इतना समझ आया होगा। मैं आपको क्रिया का रूप बताता हूँ। जैसे फर्स्ट, जैसे गो ही ले लीजिए, गो हो गया। सेकंड फॉर्म वेंट हो गया। थर्ड फॉर्म गॉन हो गया। फोर्थ फॉर्म गोइंग हो गया। और फिफ्थ फॉर्म आपका गोज हो गया, ठीक है। ये क्रिया के 5 फॉर्म होते हैं। क्रिया के कितने फॉर्म होते हैं? 5 फॉर्म। फर्स्ट फॉर्म इस्तेमाल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, और फिफ्थ फॉर्म भी इस्तेमाल होता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में, ठीक है। क्रिया का सेकंड फॉर्म इस्तेमाल होता है पास्ट इंडेफिनिट में, और जो क्रिया का थर्ड फॉर्म इस्तेमाल होता है वो प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में। क्रिया का जो फोर्थ फॉर्म होता है वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस्तेमाल किया जाता है। और क्रिया का फिफ्थ फॉर्म ओनली प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के एक वचन मतलब सिंगुलर नंबर का जो सब्जेक्ट होता है उसके साथ इस्तेमाल किया जाता है। मैंने ब्रीफली आपको समझाने के लिए बताया कि क्रिया के 5 फॉर्म होते हैं, किस फॉर्म का प्रयोग किस टेंस में होता है। तो फर्स्ट आपको याद क्या करना है, फर्स्ट और फिफ्थ मतलब 1 और फिफ्थ कहाँ इस्तेमाल होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में। दूसरा पास्ट इंडेफिनिट। तीसरा हमारा प्रेजेंट परफेक्ट। परफेक्ट में यूज होता है तो प्रेजेंट परफेक्ट, पास्ट परफेक्ट और फ्यूचर परफेक्ट। और ये जो होता है कॉन्टिन्यूअस टेंस में तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, पास्ट कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस।
ओके, आई होप आप क्लियर होगा। मैं इसे इरेज करता हूँ और अब इस टेंस का आपका नेगेटिव सेंटेंस पढ़ते हैं। क्या पढ़ते हैं? नेगेटिव सेंटेंस। क्या पढ़ते हैं? नेगेटिव सेंटेंसेस। क्या पढ़ेंगे? नेगेटिव सेंटेंसेस। नेगेटिव मतलब क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। नेगेटिव सेंटेंस मतलब क्या होता है? नकारात्मक वाक्य। ठीक है, जैसे हमने बोला कि तुम बाजार जाते हो, तो कह सकते हैं कि तुम बाजार नहीं जाते हो। तुम बाजार नहीं जाते हो। वह अपना पाठ नहीं याद करता है। वह झूठ नहीं बोलता है। इस प्रकार के वाक्य क्या हो जाएंगे? नेगेटिव सेंटेंस हो जाएंगे और वाक्य किस में रहेगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में रहेगा। तो नेगेटिव सेंटेंस को हम कैसे अनुवाद करेंगे? नियम क्या आता है? सब्जेक्ट पहले क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट ही लिखेंगे। क्या लिखेंगे? सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। फिर इसमें सहायक क्रिया आ जाती है हमारी डू ऑब्लिक डज। नेगेटिव सेंटेंस में सहायक क्रिया डू या डज हो जाता है और प्लस V1। V1 मतलब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट, फिर क्या है? ऑब्जेक्ट प्लस ETC। ये हमारा क्या हो गया? अगर वाक्य हमारा नेगेटिव सेंटेंस है तो ये अनुवाद करने के नियम। सब्जेक्ट मतलब कर्ता, सहायक क्रिया डू या डज, V1 मतलब क्रिया का फर्स्ट फॉर्म, ऑब्जेक्ट ETC। फॉर एग्जाम्पल समझेंगे हम। एग्जाम्पल, वह अपना पाठ याद नहीं करता है। वह अपना पाठ याद नहीं करता है। वह अपना पाठ याद नहीं करता है। करता है, ता है, ती है, लास्ट में आ गया तो वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का है और इसमें क्या आ गया? नहीं आ गया। क्या आ गया? नहीं आ गया। क्या आ गया? नहीं आ गया। तो अगर नहीं शब्द आ गया तो हम पहचान जाएंगे कि ये हमारा नेगेटिव सेंटेंस है, मतलब नकारात्मक वाक्य है। क्या है? नकारात्मक वाक्य है। और वाक्य पूरा किस टेंस में है? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, क्योंकि लास्ट में ता है, ती है लिखा हुआ है। ठीक है, अब इसको हमें अंग्रेजी में ट्रांसलेट करना है इस नियम के अकॉर्डिंग। तो सब्जेक्ट वह कोई सब्जेक्ट है, कोई व्यक्ति है जिसके बारे में बात हो रही है। वह अपना पाठ नहीं याद करता है। वह के स्थान पे हम कोई कह सकते हैं कि रवि, मुकेश, कोई भी नाम दे सकते हैं। तो जिसके बारे में बात करते हैं वो क्या होता है? सब्जेक्ट। क्या होता है? सब्जेक्ट मीन्स कर्ता। तो हम अनुवाद करेंगे तो सबसे पहले इसकी अंग्रेजी लिखेंगे। क्या लिखेंगे? इसकी अंग्रेजी क्या होती है? ही। क्या होती है? ही। अब सहायक क्रिया दो चीज़ हैं, डू है, डज है। दोनों में से किसी एक को लिखेंगे। ठीक है, अगर सब्जेक्ट हमारा एक वचन है, क्या है? एक वचन, मतलब सिंगुलर नंबर का प्रॉपर नाउन है, ये प्रोनाउन हमारा है। ठीक है, तो इसके साथ हम क्या लगाएंगे? डज। क्या लगाएंगे? डज। क्या लगाएंगे? डज। इसके बाद क्या आ जाएगा? सॉरी, इसमें एक और मिस्टेक है, नॉट नहीं लिखा है। ठीक है, तो डू डज के बाद नॉट आएगा। डू डज के बाद क्या आएगा? नॉट, फिर V1 आएगा, फिर ऑब्जेक्ट आएगा, फिर ETC। ठीक है, ये थोड़ा मिस्टेक हो गया, मतलब सब्जेक्ट के बाद सहायक क्रिया डू डज, फिर नॉट, फिर V1, फिर ऑब्जेक्ट। तो ही हो गया डज, फिर इसके बाद नॉट, फिर क्रिया का फर्स्ट फॉर्म। क्रिया क्या है? याद करना। याद करना क्या बना होता है? लर्न। क्या होता है? लर्न। ठीक है, ही डज नॉट लर्न। क्या नहीं याद करता? अपना पाठ। क्या याद करता है? अपना पाठ। तो अपना होगा हिज लेसन। अब यहाँ हिज कैसे आ गया? तो वह के साथ अपने के लिए हम हिज का प्रयोग करते हैं। ही डज नॉट लर्न हिज लेसन। ठीक है, ये ट्रांसलेट हो गया। वह सब्जेक्ट हो गया, अपना पार्ट क्या होगा? ऑब्जेक्ट। अपना पार्ट, याद करना क्रिया हो गई, ना नहीं क्या होगा? नेगेटिव। करता है मतलब याद करना क्रिया, और नॉट आ गया तो नेगेटिव हो गया। अपना पार्ट कर्म हो गया और वह क्या होगा? सब्जेक्ट। तो वह की स्पेलिंग ही, और सहायक क्रिया अगर नॉट है तो डज नॉट हो गया। फिर याद करना लर्न, अपना हिज, पार्ट मतलब लेशन। ठीक है, अब इसमें दो हमारे क्रिया हैं, डू और डज। किसके साथ हम डू लगाएंगे, किसके साथ हम डज लगाएंगे, उसको हम नोट कर में लिखते हैं। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन हो जाएगा, किसके साथ हम डज लगाएंगे, किसके साथ डू।
अगर सब्जेक्ट हमारा ही है, सी है, सी, इट, या सिंगुलर, सिंगुलर मतलब एक वचन, नंबर मतलब वचन, प्रॉपर नाउन, प्रॉपर नाउन क्या होता है? किसी व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम या स्थान का नाम एक हो, के साथ क्या लगाएंगे हम? के साथ डज नॉट, क्या लगाएंगे? डज नॉट, क्या लगाएंगे? डज नॉट। के साथ सहायक क्रिया, के साथ सहायक क्रिया डज नॉट का प्रयोग करते हैं, किसका प्रयोग करेंगे? डज नॉट का। किसके साथ? ही आ जाए, जैसे ये दिया है, सी आ जाए, इट आ जाए, या किसी एक व्यक्ति का नाम हो, एक वस्तु का नाम हो, एक स्थान का नाम हो, तो उसके साथ हम सहायक क्रिया डज नॉट का प्रयोग करेंगे। अब किसके साथ डू लगाएंगे? उसको लिखते हैं आई हो गया, यू हो गया, वी हो गया, दे हो गया, तथा बहुवचन करता, प्लूरल नंबर मतलब बहुवचन करता, प्रॉपर नाउन के साथ सहायक क्रिया डू नॉट का प्रयोग करते हैं, सहायक क्रिया डू नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। अगर हमारा कर्ता ही, सी, इट तथा एक वचन मतलब किसी एक व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम आ जाए तो सहायक क्रिया डज नॉट। अगर कर्ता बहुवचन है मतलब आई हो, यू हो, वी हो, दे हो तथा एक से अधिक व्यक्ति का नाम आ जाए, ठीक, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, तो सहायक क्रिया डू नॉट का प्रयोग करते हैं, ठीक है। इतना क्लियर? अब हम कुछ वाक्य देते हैं, वाक्य बनाते हैं, वाक्य, ठीक है, ट्रांसलेट करते हैं तो आपको ज़्यादा क्लियर होगा। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे रमेश झूठ नहीं बोलता है, ठीक है, झूठ नहीं बोलता है, नेगेटिव सेंटेंस है, ठीक। राधा खाना नहीं पकाती है, ठीक। इस प्रकार के वाक्य एक सिंपल लिखते हैं, जैसे मैं कानपुर जाता हूँ, ठीक है। इस प्रकार के वाक्य, तो ये क्या होगा? नेगेटिव, क्योंकि नॉट आ गया, ठीक। ये सिंपल है। इसको हम ट्रांसलेट करेंगे तो कर्ता क्या हो जाएगा? रमेश, क्या हो जाएगा? रमेश। अगर नेगेटिव सेंटेंस है तो सहायक क्रिया हम डज नॉट या डू नॉट का प्रयोग करते हैं। तो रमेश सिंगुलर नंबर का सब्जेक्ट है, जिसके साथ हम डज नॉट लगाएंगे। क्या लगाएंगे? डज नॉट। अब क्रिया क्या है? बोलना। क्रिया क्या है? बोलना। क्या है? बोलना। क्या नहीं बोलता? झूठ। रमेश डज नॉट टेल। टेल माने बोलना या कहना। टेल ए लाई। ठीक है। रमेश डज नॉट टेल ए लाई। ट्रांसलेट हो गया, ठीक है। टेल ए लाई। राधा खाना नहीं पकाती है। ठीक है। तो राधा इसमें क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट राधा, सिंगुलर है तो डज नॉट। क्या हो जाएगा? डज नॉट। अब क्रिया क्या है? पकाना। क्रिया क्या है? पकाना। पकाना क्या माने तो कुक। क्या हो जाएगा? कुक। क्या नहीं पकाती है? खाना। फूड माने खाना। इसमें दो खाना आ गया। एक वर्ब है, एक क्या है आपका? नाउन है। एक वर्ब। पकाना ये क्रिया हो गई, मतलब जैसे आप
चावल धुलते हैं, रोटी पकाते हैं, ठीक है। और खाना जैसे ये आपका आटा, चावल, सब्जी ये हो गया, ठीक है। राधा डज नॉट कुक फूड, इस प्रकार का ये हमारा ट्रांसलेट हो गए, ठीक है। तो आज हमने पढ़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का सिंपल और नेगेटिव। क्या पढ़ा? सिंपल और नेगेटिव। और इसका एक और थर्ड भाग है इंट्रोगेटिव सेंटेंस, जो हम कल पढ़ेंगे, ठीक है, जो हम क्या पढ़ेंगे कल। तो आई होप आपको ये सिंपल प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस समझ में आया होगा, ठीक है। आशा करते हैं आपको समझ आएगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट्स ज़रूर लिखेंगे कि जो हम पढ़ा रहे हैं आपको समझ आ रहा है या नहीं आ रहा है। कमेंट्स में ज़रूर कमेंट करिएगा। ओके, थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। ओके, बाय।